नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है, यानी कि दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। दोस्तों, बतानी है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना पहला शहर कौन सा था। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा जो है यह भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों, बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, वो लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आप लोग याद रखेंगे, लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, बतानी है कि आर्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन बी। अपने से बड़ों को दोस्तों आर्य शब्द कह करके संबोधित किया जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो आप लोग याद रखेंगे, तंबाकू के फसल का, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू के फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेदों की कुल संख्या कितनी है। अब दोस्तों बतानी है कि वेदों की कुल संख्या। तो आप लोग याद रखेंगे, कुल वेद 4 है। दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, कुल वेद कितने हैं? 4 हैं, यानी कि ऑप्शन डी। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कुल वेद कितने हैं? 4 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। दोस्तों बतानी है कि जो हमारे राज चिन्ह में शब्द है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्यमेव जयते। जो भारत के राज्य चिन्ह में क्या है, इसका प्रयोग किया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों बतानी है कि कुल कितने उपनिषद हैं। तो देखिए, अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि कुल वेद 4 है, तो उपनिषद आप लोग याद रखेंगे, उपनिषद दोस्तों कुल 8 हैं। कितने हैं? उपनिषद कुल 8 हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। अब दोस्तों बतानी है कि चारों वेदों में से एक ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। दोस्तों बतानी है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो आप लोग याद रखेंगे, भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
उज्जैन का प्राचीन नाम था। दोस्तों बतानी है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे अवंतिका। क्या क्या दोस्तों? अवंतिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों बतानी है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे महापद्मा नंद, यानी कि ऑप्शन ए। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे महापद्मा नंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। दोस्तों बतानी है कि जो पिटक है ये क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ है। तो बतानी है कि पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखेंगे पाली भाषा में की गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पिटकों की रचना जो क्या है, बौद्धिक ग्रंथ है, किस भाषा में की गई है, तो आप लोग याद रखेंगे पाली भाषा में की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है किस शासक ने बुद्धिस्टों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों बतानी है कि किस शासक ने विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो आप लोग याद रखेंगे धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। दोस्तों बतानी है कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, गमन हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे सम्राट अशोक के शासन काल में, यानी कि ऑप्शन बी। अशोक के शासन काल में दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन या गमन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बतानी है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। दोस्तों बतानी है कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उस मुद्रा का नाम क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे पड़ के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग याद रखेंगे पड़ के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बतानी है कि शक संवत का जो प्रारंभ है, शुरुआत है, ये किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे सम्राट कनिष्क के शासन काल में हुआ था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। कब? 78 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। दोस्तों बतानी है कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फाहियान कहाँ का निवासी था, तो आप लोग याद रखेंगे फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का रहने वाला था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई। दोस्तों बतानी है कि बाल विवाह की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे गुप्त काल में शुरू हुई थी। किस काल में शुरू हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। अब दोस्तों बतानी है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ये भी गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई, तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, यानी कि ऑप्शन बी। हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे बाणभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क
कर लेंगे दोस्तों। प्रश्न है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो आप लोग याद रखेंगे हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन दोस्तों बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों बतानी है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो आप लोग याद रखेंगे मेगास्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। दोस्तों बतानी है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक जो देवनागरी लिपि है अभी का, इसका जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? ब्राह्मी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य के द्वारा पहला अनाज कौन सा था जो प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे गेहूं और जौ, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज, सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे गेहूं और जौ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों बतानी है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि थी जो कहां से लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आप लोग याद रखेंगे उस लिपि का नाम था खरोष्ठी। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, खरोष्ठी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। अब दोस्तों बतानी है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद गोरी को माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों, ये मिले हैं सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? अब दोस्तों बतानी है कि जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी स्थल है, जगह है। तो बतानी है ये किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अब बतानी है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक जो नाम जाना जाता है, सर्वाधिक नाम, वो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों बतानी है कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाना जाता था, निष्क किसे कहा जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में दोस्तों स्वर्ण आभूषण यानी कि सोने के आभूषणों को निष्क के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मनु को माना जाता है, जिन्होंने दोस्तों मनुस्मृति नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों बतानी है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा आरंभिक वैदिक साहित्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पहले ईरानी शासक कौन है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? दोस्तों बतानी है कि वह पहला ईरानी शासक कौन है जिसने भारत के कुछ हिस्सों को क्या किया था? अपने अधीन किया था। तो आप लोग याद रखेंगे डेरियस, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डेरियस दोस्तों पहला ईरानी शासक है जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे चालुक्यों ने, सोलंकियों ने, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे चालुक्यों ने और सोलंकियों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों बतानी है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे विष्णुगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों बतानी है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे तक्षशिला केंद्र था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? देखिए दोस्तों मेगास्थनीज आप लोग याद रखेंगे ये कौन थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत। तो बतानी है कि किसके दरबार में आए थे? तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। आशा करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की प्रश्नावली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।